तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट को। तो उस वीडियो को भी जाके देखना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्लास 10th में कैसे तैयारी करनी है और सोशल साइंस का सिलेबस और पेपर पैटर्न समझना है तो ये दो वीडियोस देख लेना, मैंने इन डिटेल समझाया है। चैनल पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एमपी बोर्ड क्लास 10 की इंग्लिश एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स की, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड चैप्टर के नोट चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जाके फॉलो कर लो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे। पावर जो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के पास होती है। अब क्या होता है, एक कंट्री में डिफरेंट कम्युनिटीज अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं जिनमें डिस्प्यूट्स भी होते हैं। डिस्प्यूट्स का मतलब होता है झगड़े। इन डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए पावर शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है किस तरह पावर को डिवाइड करा जाता है माइनॉरिटीज़ मेजोरिटीज़ ग्रुप्स में। एक कंट्री में मेजोरिटी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उसे कहते हैं मेजोरिटी। इंडिया के अंदर मेजोरिटी कौन है? हिंदूज। माइनॉरिटीज़ जो दूसरे ग्रुप्स होंगे, मेजोरिटी नहीं है, वो कहलाएंगे माइनॉरिटीज़। आपको बताना है इंडिया में सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन है। हमारी गवर्नमेंट में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी होती है, उनमें कैसे पावर को शेयर करा जाता है वे सब हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। आपकी बुक में बहुत ऊपर नीचे दिया हुआ है, ठीक है, बट मैं उसे सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करूंगा। आप ये इमेज देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे दो इमेज दिए हैं मैंने, ठीक है। एक जगह क्या है, जो पावर है वो एक शख्स के पास है। अब इस शख्स के पास पूरी पावर है, इसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहा है अपने सिटीजन्स के ऊपर। सिटीजन बहुत परेशान है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई हो गई है। जो नागरिक है जहाँ पर ये रूल करता है उनके पास कोई आज़ादी नहीं है। जो सर्विसेज दी जाती हैं सिटीजन्स को लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह, वो बहुत पुअर है, उनकी क्वालिटी बहुत पुअर है। वही हम देख रहे हैं यहाँ के जो सिटीजन्स हैं बहुत खुश दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो डिवाइड करी गई है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। लेजिस्लेचर जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कानून को इम्प्लीमेंट यानी लागू करते हैं, और जुडिशरी जो कानून का मतलब समझाती है और बताता है जो कानून लीगल है या इलीगल है, ठीक है। अच्छा, इन तीनों में से कोई एक अगर तेज चल रहा है यानी अपनी पावर का मिसयूज करता है तो बाकी के दो उसकी फील्डिंग सेट कर देते हैं। फील्डिंग सेट से मेरा मतलब है उसको बैलेंस में रखते हैं, ठीक है, उसको अपनी पावर को ओवर यूज करने से रोकते हैं। हालांकि जो मेन रूल होता है पावर शेयरिंग में वो जुडिशरी का ही होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपनी पावर को एक्सीड ना करे। जो भी टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी को। केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी में एक रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाता है जिससे किसी इवेंट को या प्रॉब्लम को या सिचुएशन को समझने की कोशिश करी जाती है। इस केस में हम केस स्टडी बेल्जियम और श्रीलंका की देखेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे जो पावर है ना वो कैसे शेयर करी गई है इन दोनों कंट्रीज में। देन हम बात करेंगे मेजोरिटेरिज्म की। मेजोरिटेरिज्म का मतलब होता है कंट्री के अंदर मेजोरिटी का रूल हो। फिर हम देखेंगे पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है और अलग अलग टाइप्स के पावर शेयरिंग की बात करेंगे। टोटल 4 टाइप्स की हम बात करेंगे, ठीक है, पावर शेयरिंग के। है ना, ये भी क्लास 10 का बच्चा है, ये भी कह रहा है कि आप खेला होगा। तो ये रहा बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी का मैप। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ओके, इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जो आपका चैप्टर है पावर शेयरिंग, यहाँ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए? एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है, और डेफिनेशंस के ऊपर। किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है ये सब मैंने समझाया अपनी उस वीडियो में, क्लास 10 सोशल साइंस के सिलेबस और पेपर पैटर्न वाली वीडियो में। तो आप जाके ज़रूर देख लेना। अगर आपको पता है किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है तो आपको एक स्ट्रेटेजी बना लेते हो कि भाई मुझे इस चैप्टर से कितना पढ़ना है। बेल्जियम। बेल्जियम जो है कंट्री है कहाँ पर? यूरोप में, ठीक है, यूरोप जो है कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम के जो नेबर्स हैं वो वहाँ पर नॉर्थ में आता है नीदरलैंड्स, नीचे है फ्रांस, ईस्ट में जर्मनी और यहाँ पे लग्जमबर्ग, ठीक है। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। जिस तरह इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, उसी तरह बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है। जो बेल्जियम का साइज़ है वो हरियाणा से भी छोटा है और यहाँ की आबादी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है। थोड़ा हमने बेल्जियम का ओवरव्यू देख लिया, अब हम बेल्जियम की बात करते हैं। जो बेल्जियम में एथनिक कंपोजिशन है, एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है जिन भी कम्युनिटीज़ की कल्चर सेम हो, लैंग्वेज भाषा सेम होती है, ट्रेडिशन सेम होता है, ये सब किसी भी ग्रुप्स का सेम होता है, उसे हम कहते हैं एथनिक कंपोजिशन। बेल्जियम में जो टोटल पॉपुलेशन 100% है ना, बेल्जियम एज अ कंट्री के तौर पे, बेल्जियम कंट्री वहाँ पे टोटल 100% पॉपुलेशन है। इनमें से
59% जो है डच हैं, यानी डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं, और 40% फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले हैं, ठीक है। अब ये जो डच बोलने वाले लोग हैं ये फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। ये जो पूरा आप येलो से पार्ट देख रहे हो ये है हमारा फ्लेमिश रीजन। वहीं जो फ्रेंच बोलने वाले हैं जिनकी पॉपुलेशन 40% है वो वेलोनिया रीजन। ये पूरा जो आप रेट से देख रहे हो ये है आपका वेलोनिया रीजन, यहाँ रहते हैं। 1% जर्मन भी है जो कि इस साइड में रहते हैं, ठीक है। कभी कभी इतने कंपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितनी परसेंट पॉपुलेशन डच बोलती है, कितनी फ्रेंच बोलती है, जर्मन कितने परसेंट है ना, ये सब। ये तो हो गई कंट्री के बारे में, ठीक है। बट जब हम बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे मामला थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो फ्रेंच है ना वो मेजोरिटी में है। पूरी कंट्री में फ्रेंच कम्युनिटी जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है वो माइनॉरिटी में है। बट ब्रुसेल जो कैपिटल है बेल्जियम की वहाँ पे मेजोरिटी में है, और डच बोलने वाले खाली 20% है, ठीक है। डच ब्रुसेल्स के अंदर माइनॉरिटीज़ में है। मेजोरिटी किसे कहा जाता है, एक बार वो समझ लो। मेजोरिटी मतलब जिनकी पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा है, ठीक है। और माइनॉरिटीज़ जो दूसरी कम्युनिटीज़ होंगी वो सब माइनॉरिटीज़ में आ जाएंगे। अब मेजोरिटी होने के बावजूद जो डच कम्युनिटी है ना वो काफ़ी वीक है, काफ़ी कमज़ोर है। और फ्रेंच जो माइनॉरिटीज़ में वो काफ़ी पावरफुल है और रिच हैं। अच्छा, ये वीक क्यों हैं? क्यों? क्योंकि ये लोग गरीब हैं, ठीक है, पुअर हैं। इनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी फ्रेंच वालों की है। फ्रेंच वालों के पास पैसा है लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। यहाँ तक कि जो एजुकेशन है ना उसमें भी ये पीछे हैं, यानी हर जगह ये पीछे हैं फ्रेंच के कंपैरिजन में। यानी डच कम्युनिटी हर जगह पीछे है फ्रेंच कम्युनिटी के कंपैरिजन में। इस वजह से ये काफ़ी नाराज़ रहते हैं। तो क्या होता है 1950 से लेके 1960s के बीच में, यानी 1950 से 19 1970s तक डच और फ्रेंच कम्युनिटीज़ में काफ़ी टेंशन देखने को मिली। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जो डच थे वो अपना मेजॉरिटी होने का फ़ायदा उठा सकते थे। एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, और फ्रेंच बोलने वालों को सप्रेस कर सकते थे। सप्रेस का मतलब होता है दबाना। बट इन्होंने ऐसा नहीं करा। क्यों? क्योंकि अगर ये ऐसा करते इसकी वजह से पार्टीशन यानी बंटवारा हो सकता था बेल्जियम कंट्री का। वैसी छोटी सी कंट्री और छोटी कंट्री हो जाती। अच्छा, बंटवारा क्यों नहीं होता? क्योंकि बेल्जियम के जो लीडर्स थे वो बहुत समझदार थे। 1970 से लेके 1993 के बीच में जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसको अमेंड किया जाता है। उसमें बदलाव करे जाते हैं कितनी बार? 4 बार। जिसका रिजल्ट क्या होता है? बेल्जियम मॉडल। इसको अच्छे से करना, बेल्जियम मॉडल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रिजल्ट आता है बेल्जियम मॉडल। कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट करके, अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस करना, ताकि क्या कर सके? हार्मनी को प्रमोट कर सके। हार्मनी का मतलब होता है भाईचारा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो इन दोनों का भाईचारा। हमने देखा बेल्जियम मॉडल आया था, ठीक है। बट बेल्जियम मॉडल में क्या बातें कही गई थी? 4 बातें थी। पहला, जो बेल्जियम के लीडर्स थे उन्होंने कहा भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिस भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कंट्रीज में जो स्टेट्स होते हैं उसमें जो गवर्नमेंट होती है उसे कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सबसे टॉप पे रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेल्जियम की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ पे कहा गया है भाई जितने भी मिनिस्टर्स होंगे ना उसमें से 50% डच होंगे और 50% फ्रेंच होंगे। 100 में से 50% कितने हो जाएंगे? डच बोलने वाले और 50% फ्रेंच बोलने वाले। वहीं जब भी कोई स्पेशल कानून बनाया जाएगा, ठीक है, या स्पेशल कानून बनने आएगा तो वहाँ पे फ्रेंच और डच दोनों को राजी होना होगा, तभी जाके वो कानून आगे पारित होगा या वो कानून आगे लागू होगा। अगर फ्रेंच और डच कम्युनिटी में से कोई भी कम्युनिटी मना कर देती है कि भाई ये कानून नहीं बनना चाहिए, तो वो कानून आगे नहीं बनेगा, ठीक है। डिसीजन नहीं लिया जाएगा उस कानून को बनाने के लिए। सेकंड बात जो कही गई वो ये थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी गई, ठीक है। पावर यानी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पावर होती हैं। ओके, आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे क्या रहती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स। बट इसका मतलब ये नहीं था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अब सबऑर्डिनेट नहीं होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल रहेगी। बट कुछ पावर्स जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दी ताकि स्टेट गवर्नमेंट की पावर बढ़ जाए, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आप जिस घर में रहते हो वो आपके पापा का घर है। तो आपके पापा की चलती पूरे घर में, तो पूरे घर में पापा की चली वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। वहीं उस घर में एक छोटा सा कमरा है, ठीक है, एक छोटा सा रूम है जहाँ पे आपकी चलती है, तो आप हो गए स्टेट गवर्नमेंट। पूरा घर है सेंट्रल गवर्नमेंट और जिस कमरे में आपकी चली वो स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और जो तीसरी बात कही गई थी वो ये थी, जो कैपिटल ब्रुसेल्स है बेल्जियम की, वहाँ पे अपन एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाते हैं जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ के 50% मेंबर्स होंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी 50% डच वाले और 50% फ्रेंच वाले। हमने देखा था ब्रुसेल्स के अंदर 80% फ्रेंच थे और 20% डच बोलने वाले थे, तो यहाँ पे 50-50% रखा दोनों को, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। एंड लास्ट में एक नई टाइप की गवर्नमेंट बनाई गई जिसका नाम रखा कम्युनिटी गवर्नमेंट। जो भी पावर्स थे कल्चर से रिलेटेड, लैंग्वेज भाषा से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड,
इन सब से रिलेटेड जो भी इश्यूज आएंगे उस पर डिसीजन लेने की पावर कम्युनिटी गवर्नमेंट को दे दी गई थी। ठीक है, तो ये था बेल्जियम मॉडल। अब बेल्जियम मॉडल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। हमने देखा कितना उलझा हुआ है। बेल्जियम में अलग गवर्नमेंट चल रही है, नेशनल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे मेजोरिटी माइनॉरिटी दोनों 50-50% है। ठीक है, बट ये सक्सेसफुल रहा। इसकी सक्सेस को देखते हुए जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन क्या है, पूरे यूरोप में जितनी भी कंट्रीज है ना, उन सबका एक ग्रुप है जिसे कहा जाता है यूरोपियन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में बना दिया गया है, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। ये आपकी बुक में दिया था यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसेल्स में। क्या पता कभी 1 मार्कर्स में पूछ लिया जाए, क्योंकि अब पेपर का पैटर्न थोड़ा टफ होता जा रहा है। ठीक है, खाली थ्योरी से नहीं आते, थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछने लगा है एमपी बोर्ड वाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीलंका की केस स्टडी। ओके, श्रीलंका जो है कंट्री है कहाँ पर, इंडिया के साउथ में यानी एशिया में। आप इंडिया का मैप देखोगे, इंडिया के जस्ट नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा। ये श्रीलंका का मैप है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो जो श्रीलंका है वहाँ की कैपिटल का नाम है कोलंबो। 2026 के पेपर में ये पूछा था, श्रीलंका दे दिया था और मैच द फॉलोइंग में लिख दिया था कोलंबो। तो श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो याद रखना है। हो सकता है इस साल बेल्जियम का पूछ ले, बेल्जियम की कैपिटल क्या है। श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री किसे कहते हैं, एक कंट्री जिसके चारों तरफ पानी हो, एक कंट्री जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे कहा जाता है आइलैंड कंट्री। यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की आबादी 2 करोड़ है। ओके, जो श्रीलंका में एथनिक कंपोजिशन है, वहाँ पे 74% सिनालीस है, 18% तमिल्स हैं। ठीक है, सिन्हालीज एक लैंग्वेज है और तमिल ये भी लैंग्वेज है। ठीक है, तमिल लैंग्वेज। तो 74% जो सिन्हालीज हैं ये हैं हमारे बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले। ओके, बौद्ध धर्म को मानने वाले। वहीं जो 18% तमिल है ये या तो हिंदू हैं या मुस्लिम से। 7% क्रिश्चियंस भी हैं जो या तो सिन्हालीज बोलते हैं या तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज के बेसिस पे 2 इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज़ हैं, सिन्हालीज और तमिल्स। और जो रिलीजन है सिन्हालीज का वो है बुद्धिज़्म। जो तमिल है उनका रिलीजन हिंदू है या मुस्लिम से। और 7% क्रिश्चियंस हैं जो या तो सिन्हालीज बोलते हैं या तमिल बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, ये जो 18% तमिल्स है ना, इसमें भी 13%, 18 में से 13% श्रीलंकन तमिल से और 5% इंडियन तमिल से। श्रीलंकन तमिल जो श्रीलंका में ही रहने वाले हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से। और इंडियन तमिल्स जो इंडिया से श्रीलंका शिफ्ट हो गए थे। देखिए होता क्या था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ब्रिटिशर्स सस्ते में काम करवाने के लिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे, अपने टी प्लांटेशंस में काम करवाने के लिए। तो ये इंडियन तमिल्स थे जो श्रीलंका गए थे इंडिया से और वहीं पे बाद में सेटल हो गए थे। कौन थे ये, प्लांटेशन वर्कर्स थे। ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स के टी प्लांटेशन में काम करते थे। साथ ही साथ ये भी याद रखना, जो तमिल से ना वो कहा रहते हैं, ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हो, ये होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरे तमिल्स रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आपको रेड दिखे और डार्क रेड दिखे, यहाँ पे तमिल्स रहते हैं। तमिल्स कहाँ रहते हैं, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, श्रीलंका के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में तमिल्स रहते हैं। श्रीलंका की केस स्टडी करते टाइम यहाँ पे टर्म बहुत यूज़ होता है, मेजोरिटेरिज्म। देखिए मेजोरिटेरिज्म क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 90 बॉयज़ और 10 गर्ल्स। अब जो सर हैं वो खाली बॉयज़ को फेवर करते हैं, उनके डाउट सॉल्व करते हैं, उन्हें होमवर्क चेक भी करते हैं, उन्हें अच्छे मार्क्स देते हैं। और गर्ल्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं यानी नज़रअंदाज करते हैं। अब अगर सर ऐसा करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि सर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं किसमें, बॉयज़ और गर्ल्स में। तो मेजोरिटी के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करना यही होता है मेजोरिटेरिज्म। सारी प्रेफरेंस मेजोरिटी को देना और माइनॉरिटीज़ को नेग्लेक्ट कर देना, माइनॉरिटीज़ पर ध्यान न देना, यही कहलाता है मेजोरिटेरिज्म। अच्छा, माइनॉरिटीज़ को अगर अपन नेग्लेक्ट करेंगे तो एक टाइम तक तो सब सही रहता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी बगावत शुरू कर देते हैं। वही चीज़ हमें श्रीलंका में देखने को मिलेगी। हमने देखा था बेल्जियम के केस में कि जो पावर थी वो शेयर करी गई थी मेजोरिटी और माइनॉरिटीज़ के बीच में। बट श्रीलंका के केस में सारी पावर मेजोरिटी के पास दे दी गई थी। अब आप कह सकते हो सर श्रीलंका के अंदर खाली 17 से 18% ही तो थे, और बेल्जियम के अंदर कितने थे, डच 60 और फ्रेंच अच्छी खासी पॉपुलेशन थी 40%। तो अगर ये थोड़े से भी माइनॉरिटीज़ को पावर दे देते, अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं देते श्रीलंका वाले, बट कुछ पावर्स उन्हें देते, तो हो सकता है श्रीलंका के अंदर ऐसे हालात नहीं देखने को मिलते जो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो मेजोरिटिज्म क्या होता है, ऐसी मान्यता, बिलीफ जो कि बोले मेजोरिटी कम्युनिटी को कंट्री के ऊपर रूल करना चाहिए जैसे चाहे वो, जिस तरह वो चाहे, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, डेट इज मेजोरिटेरिज्म। अच्छा, एक पॉइंट याद रखना, 1948 के अंदर श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। इंडिपेंडेंस कौन सा, आज़ादी किससे, ब्रिटेन से। ओके, इंडिया को भी ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी। कब मिली थी, कमेंट में बताइएगा।
तो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, ठीक है, वो ये कोशिश करते थे, ट्राइड का मतलब कोशिश करना कि भाई स्थापित कर सकें, स्टेब्लिश कर सकें सिन्हाला सुप्रीमेसी, मेजॉरिटी रूल श्रीलंका में। हमें इसके एग्जांपल्स भी देखने को मिलते हैं। लाइक 1956 में सिन्हाला ओनली एक्ट लाया जाता है, जिसके अंदर सिन्हाला को एक लौती ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाता है और तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज की लिस्ट से रिमूव कर दिया जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की भी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बहुत से समझते हैं हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है। इंडिया के अंदर बहुत सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हिंदी भी है, इंग्लिश में उर्दू है, संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया, मलयालम है, असमीज है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, ऐसे करके बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो 1956 में सिन्हाला ओनली एक्ट आता है। साथ ही साथ जो सिन्हाला थी, उन्हें प्रेफरेंस, उन्हें फेवर करा जा रहा था यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते टाइम और गवर्नमेंट जॉब्स में। तीसरी बात, जो स्टेट यानी जो श्रीलंका की गवर्नमेंट होगी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट श्रीलंका की, वो प्रोटेक्ट करेगी और प्रमोट करेगी बुद्धिज़्म को, यानी बचा के रखेगी और संरक्षण देगी किसे, बुद्धिज़्म को। अब आप ही बताओ, डेमोक्रेसी के अंदर सब रिलीजन को प्रमोट किया जाता है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को। अगर अपन हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सब धर्म के लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जो रिलीजन है, चाहे कोई भी माइनॉरिटीज़ हो, मेजॉरिटीज़ हो, सबके रिलीजन को प्रमोट किया जाता है। और हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटीज़ है ना, हमारी कंट्री में जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए तो फंडामेंटल राइट्स तक बना के रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने अभी आपसे कहा था एक टाइम तक तो सब सही रहता है, ठीक है, बट एक टाइम के बाद माइनॉरिटीज़ जो होती हैं, वो भी बगावत कर देती हैं। तो जो तमिल थी, उनमें भी डिससेटिस्फेक्शन होने लगा था टाइम के साथ। डिससेटिस्फेक्शन यानी उन्हें चिंता हो रही थी, ठीक है, कि उनके साथ क्या होगा। रीजंस क्या थे डिससेटिस्फेक्शन की? सबसे पहले तो गवर्नमेंट डिसरिस्पेक्ट कर रही थी, तमिल्स को बेइज्जत कर रही थी। सेकंड, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, जो सरकार थी उसमें तमिल्स को जगह नहीं दी जा रही थी, ठीक है, उनके पास कोई भी पॉलिटिकल पावर्स नहीं दी गई तमिल्स को। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट थी बायस थी, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट फेवर कर रही थी किसको, मेजॉरिटी को, एजुकेशन और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ में। तमिल्स के जो कंसर्न्स थे, तमिल्स की जो चिंताएं थी, जो उनकी ज़रूरतें थी, जो वो चाहते थे सरकार उनके लिए करे, उसे नेगलेक्ट यानी नज़रअंदाज करा जा रहा था। इससे क्या होता है, टाइम के साथ सिन्हाला और तमिल्स कम्युनिटी के बीच में जो रिलेशन थे, जो उनके संबंध थे आपस में, जो भाईचारा था, वो समय के साथ खराब होते चला जाता है। इन सब चीज़ों से तंग आके तमिल्स क्या करते हैं, अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। तमिल्स कहते हैं भाई सबसे पहले तो तुम जो तमिल लैंग्वेज है उसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ वापस। टाइम के साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज तमिल से बनाई थी, उनकी डिमांड और तेज़ होती गई। क्यों होती गई? क्योंकि उन्हें बहुत प्रताड़ित, बहुत परेशान करा जा रहा था। तमिल्स के जो पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो डिमांड कर रही थी, वो चाहती थी कि भाई अब एक सेपरेट तमिल स्टेट बना लिया जाए श्रीलंका से अलग करके, जिसका नाम होगा ईलम। ओके, क्या नाम रखेंगे? ईलम। याद रखना, 1 मार्कर्स में पूछ लेता है भाई तमिल जो सेपरेट स्टेट बनाना चाहते थे उसका नाम क्या था? उसका नाम था ईलम। ठीक है, कहाँ पे बनाएंगे? नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में। मैंने अभी आपको दिखाया था ना मैप, जिसका नाम मैंने बताया था, तमिल्स यहाँ रहते हैं, तो उसी हिस्से में ये बनाना चाहते हैं ईलम नाम का सेपरेट देश। इन सब से क्या होता है, 1980s में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है श्रीलंका के अंदर, वो 2009 में सिविल वॉर एंड होता है। ठीक है, अच्छा, सिविल वॉर क्या होता है? जब अपने ही देश में लोग आपस में लड़ने लगते हैं, उसे कहा जाता है सिविल वॉर। सिविल वॉर की वजह से रेफ्यूजी क्राइसिस भी हो जाते हैं। रेफ्यूजी यानी जो भी रीजंस हो, लाइक वॉर होगा, नेचुरल डिजास्टर होगा, या किसी दूसरे रीजन की वजह से जब अपने ही देश से लोग अपना देश छोड़ के पड़ोसी देशों में या किसी और दूसरी जगह जाने लगते हैं, उसे कहा जाता है रेफ्यूजी क्राइसिस। ओके, तो श्रीलंका में भी रेफ्यूजी क्राइसिस बहुत हो गए थे। सिविल वॉर की वजह से हज़ारों लोगों की मौत हुई थी। डाइट का मतलब होता है मरना। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि भाई पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों होती है? इसके 2 रीज़न होते हैं। पहला होता है प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा होता है मॉरल रीजंस। प्रूडेंशियल रीजन यानी सोच समझ कर लिया गया डिसीजंस। ठीक है, तो जो प्रूडेंशियल रीजन होते हैं, अच्छा, इसके अंदर हम खाली 2-2 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से खाली 2 मार्क्स का आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा करने का? कभी क्वेश्चन आएगा भी तो 2 मार्क्स में ही लिखना आप। पहले तो ये होता है, जो पावर शेयरिंग होती है ना, ये क्या करता है, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको कम कर देता है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट से हमारा मतलब है, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब तो वो होता है लड़ाइयाँ झगड़े वगैरह जो रहते हैं। ठीक है, और सोशल समाज, हमारे समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, धर्म के आधार पर होते हैं, जो भाषा के आधार पर हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, हिंदू मुस्लिम्स होगा, ठीक है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कोई हिंदी बोलने वाला है, कोई पंजाबी बोलने वाला है, भाई आपस में कोई उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इन सबको कम करने के लिए पावर शेयरिंग होना ज़रूरी होता है। सेकेंड रीज़न है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी और पीस देखने को मिलता है हमें। ठीक है, देन बात आती है मॉरल रीजंस। मॉरल रीजंस यानी नैतिक कारण क्या है जिसकी वजह से पावर शेयरिंग ज़रूरी है? पहला, पावर शेयरिंग अपहोल्ड्स डेमोक्रेसी।
देखिए जिस भी कंट्री में डेमोक्रेसी होती है ना, तो वहाँ पे पावर शेयरिंग होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि पावर शेयरिंग एक फीचर होता है डेमोक्रेसी का। साथ ही साथ पावर शेयरिंग इंश्योर करता है इक्वल पार्टिसिपेशन। इक्वल पार्टिसिपेशन सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझें, सबको समान अधिकार मिले, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, ओके, इन सब जगह। देन बात आती है हमारी पावर शेयरिंग के कितने फॉर्म्स होते हैं, कितनी तरह की होती है। तो टोटल 4 फॉर्म्स होते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, सेकंड और थर्ड आता है हमारा पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, एंड लास्ट पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। और जब अपन वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे की तरफ। इसे याद रखना, अभी मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। हॉरिजॉन्टल यानी स्ट्रेट और वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, टॉप टू डाउन। वन बाय वन चारों को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग से। देखिए होता क्या है, पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर करा जाता है। पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एट सेम लेवल विद डिफरेंट फंक्शंस। जो गवर्नमेंट होती है वो सेम लेवल पे होती है, यानी जो गवर्नमेंट होती है सेम लेवल पे होती है। एक, दो, तीन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब सेंट्रल लेवल पे है, ठीक है, नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। कोई भी एक दूसरे से छोटा नहीं है, कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है। बट इनके जो काम होते हैं ना, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे जो लेजिस्लेचर होता है वो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करता है, और जुडिशरी वो ये देखता है जो कानून बनाया गया वो लीगल है या इलीगल है। अगर इलीगल है तो उस कानून को ख़त्म कर देता है, अगर कानून इलीगल होता है तो जुडिशरी उसको ख़त्म कर देता है। ओके, ये एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने का काम भी करते हैं। मतलब ये देखते हैं भाई कोई ऑर्गन चाहे लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये अपने पावर्स का मिसयूज तो नहीं कर रहा। और ऐसा इसलिए भी होता है पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, ताकि किसी भी ऑर्गन को ये ना लगे उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पावर। सब एक दूसरे पे नज़र रखते हैं। कोई एक अगर तेज चल रहा है तो सब मिलकर उसकी फील्डिंग सेट कर देते हैं, ठीक है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो जुडिशरी सेट करता है इन दोनों की फील्डिंग। फील्डिंग सेट करना, उसकी पावर्स को लिमिटेड कर देना, ठीक है, जितनी उसकी पावर है उतनी पावर वो यूज़ करे, ये इंश्योर करना। तो वही है, 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के सेम लेवल पर, और ये 3 ऑर्गन्स के काम अलग-अलग होते हैं, बट ये एक दूसरे से पावरफुल नहीं होते, ठीक है, एक दूसरे के सबऑर्डिनेट नहीं होते, तीनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कुछ गलत हो तो जुडिशरी उस पर काम करेगा। अच्छा, ये सेपरेशन इसलिए होता है ताकि किसी ऑर्गन को ये ना लगे कि भाई उसके पास अनलिमिटेड पावर्स हैं। एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस करते हैं, इसलिए इसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। देन सेकंड आती है वर्टिकल पावर शेयरिंग। मैंने अभी आपको बताई थी वर्टिकल यानी ऊपर से नीचे की तरफ। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है, पावर को शेयर किया जाता है गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंट लेवल्स पे, ठीक है। इसमें क्या होगा, 3 लेवल होते हैं। 3 लेवल होते हैं। सबसे टॉप पे होगी सेंटर, सबसे टॉप पे आएगी सेंटर, जो कि नेशनल गवर्नमेंट होती है, पूरी कंट्री को रूल करेगी, ठीक है, पूरी कंट्री को रूल करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आएगी स्टेट गवर्नमेंट। इस कंट्री के अंदर जो छोटे-छोटे स्टेट्स होते हैं, ठीक है, लाइक गोवा हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, यूपी होगा, ये स्टेट्स हैं, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट होगी वो कहलाएगी स्टेट गवर्नमेंट। अब ये जो स्टेट्स हैं लाइक एमपी होगा, ठीक है, एमपी ये स्टेट है, अब इसके अंदर छोटी-छोटी सिटीज़, गाँव ये सब भी तो होंगे, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट वही होती है जो सिटीज़ या फिर गाँव के एरियाज़ में रहती है, ठीक है। अगर रूरल एरियाज़, गाँव वाले इलाके में, तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो कहलाएगी पंचायत, और अगर अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ वाले एरिया में, तो वो गवर्नमेंट कहलाएगी, लोकल गवर्नमेंट कहलाएगी म्युनिसिपैलिटीज़। अच्छा, याद कैसे रखोगे? आ से अर्बन, आ से अमीर, ठीक है। अमीर लोग कहाँ रहते हैं? सिटीज़ में, तो अर्बन एरियाज़ कहलाएंगे, और रूरल एरियाज़ गाँव खेड़ों का एरिया। देन जो थर्ड फॉर्म होता है हमारे पावर शेयरिंग का, वो होता है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। पावर को शेयर किया जाता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं। रिलीजियस यानी धार्मिक ग्रुप्स जो थे, लाइक हिंदू हो गए, ओके, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बुद्धिज़्म हो गए, बौद्ध हो गए, ठीक है, इनके बीच में जो पावर को शेयर किया जा रहा है। और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स किसे कहते हैं? देखिए लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा, ठीक है। तो भाषा के आधार पर कोई हिंदी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, ठीक है, संस्कृत बोलने वाले हैं, कोई इंग्लिश बोल रहा है। इसी तरह तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, बंगाली, गुजराती, मराठी, इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, ठीक है। वो आ जाते हैं लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में। ये काहे के लिए होता है? ताकि जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं उन्हें एक फेयर शेयर दिया जाए पावर में। इसका बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम की। हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में ही कितने वीकर ग्रुप्स हैं, लाइक एससी हो गए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी हो गए, अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गए। हम इन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है ये स्ट्रांग हो, है ना, इनको पार्टिसिपेशन मिले गवर्नमेंट में। हम भी इन्हें पार्टिसिपेशन दिलवाते हैं। कैसे दिलवाते हैं? मतलब सरकार रिजर्वेशन से, क्वार्टर से, आरक्षण देके। इन्हें ये ना लगे
उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी फॉर्म में आप सामने वाले को नीचा दिखा रहा हो, वो कहलाता है डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी तरीके से आप सामने वाले को नीचा दिखा रहा हो, वो कहलाएगा डिस्क्रिमिनेशन। देन फोर्थ आती है पावर, जो पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में शेयर करी जाती है, ठीक है? देखिए होता क्या है, हमारी कंट्री में एक ही पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो हमारी कंट्री में मल्टीपल पार्टी सिस्टम है, जहाँ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी यानी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। हमारे इंडिया में कौन है? कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ठीक है? तृणमूल कांग्रेस हो गई, और भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास सारी पावर रहेगी, तो वो डोमिनेट करेगी, ठीक है? अपनी मन-मर्ज़ी चलाएगी, अपनी मर्ज़ी से काम करेगी। हो सकता है वो तानाशाही बन जाए, ठीक है? बट मल्टीपल पार्टीज में क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन होता है। अगर एक पार्टी जो पावर में है, वो सही से काम नहीं कर रही या सही से काम नहीं कर रही, अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा रही, जनता की बातों को नहीं सुन रही, जनता के लिए काम नहीं कर रही, तो हम उस पार्टी को हटा सकते हैं अगले चुनाव में। कैसे हटा देंगे भाई? उस पार्टी को हम वोट ही नहीं देंगे, ठीक है? जिससे होगा क्या, वो पार्टी ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगी और हम दूसरी पार्टी को पावर में ले आएंगे जो हमारे हित के लिए काम करेगी। इससे पार्टीज में डर रहेगा और वो अच्छे से काम करेगी जनता के लिए, ना कि अपने खुद के लिए। तो वही है, पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं पावर जो है किसी एक के हाथ में ना रहे। ये ज़्यादा हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है। अच्छा, जो पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, खासकर मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे इंडिया में, अगर किसी गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी में मान लेते हैं 100 सीट चाहिए, ठीक है, सरकार बनाने के लिए, अगर किसी पार्टी के पास 50+1 सीट्स नहीं है, ठीक है, 50%+1 सीट्स नहीं है, तो वो अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, मान लेते हैं एक, तो ऐसे में क्या होता है, चुनाव हुए 100 सीट्स थी, ठीक है, पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3, एक पार्टी के पास 40 सीट्स आई, दूसरी के पास 30 आई, तीसरी के पास भी 30 आई। तो हो सकता है ये दोनों आपस में मिलके पार्टी बना ले, मीन्स गवर्नमेंट बना ले, ठीक है? वो कहलाएगी कोalition गवर्नमेंट। जब 2 या उससे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ साथ में आ जाती हैं सरकार बनाने के लिए। तो एक तरीके से जो कोalition गवर्नमेंट है, उनमें भी पावर शेयरिंग हो रही है, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ में पावर शेयरिंग हो रही है। वहीं अगर अपन बात करें प्रेशर ग्रुप्स की, ये क्या होते हैं भाई? देखिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं प्रेशर ग्रुप्स। इसके एग्जांपल लाइक स्टूडेंट यूनियन होते हैं, फार्मर्स का यूनियन होता है, ट्रेड्स का यूनियन होता है, ठीक है? मजदूर संगठन हो सकता है, लेबर यूनियन भी हो सकता है। तो होता क्या है, कभी-कभी गवर्नमेंट ऐसे लॉ लाती है जो कि स्टूडेंट्स के खिलाफ हो सकते हैं, फार्मर्स के खिलाफ हो सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या करेंगे, जो प्रेशर ग्रुप्स होंगे, ये प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। हो सकता है जो सरकार है उसे अपनी पॉलिसीज़ या लॉज़ जो भी वो लाई है उसमें कुछ चेंजेस करना पड़े या फिर उसको हटाना पड़े, ठीक है? वापस से बंद करना पड़े उस कानून को। तो प्रेशर ग्रुप्स का भी काम रहता है। तो ये था, एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या-क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा था बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी उठी। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स थी, जिसका साइज़ हरियाणा से भी छोटा था। तो बेल्जियम में 2 कम्युनिटीज़ रहती थी, एक जो डच और दूसरी फ्रेंच। डच जो थी मेजॉरिटी में और फ्रेंच जो थी माइनॉरिटीज़ में, ठीक है? बट जो कैपिटल थी ब्रुसेल, वहाँ पे मामला अलग था। वहाँ पे जो डच थी वो माइनॉरिटीज़ में थी ब्रुसेल्स के अंदर, और फ्रेंच जो थी वो मेजॉरिटी में थी 80% पॉपुलेशन के साथ। डच वाले चाहते तो अपनी मेजॉरिटी का फ़ायदा उठा के फ्रेंच वालों को जो माइनॉरिटीज़ में उन्हें दबा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा। कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया गया, जिसका रिज़ल्ट आया बेल्जियम मॉडल, ठीक है? जो कॉम्प्लिकेटेड था बेल्जियम मॉडल, बट सक्सेसफुल रहा। फिर हमने बात करी श्रीलंका की, जहाँ पर पावर को शेयर करने से मना कर दिया गया। सिंहाला और तमिल्स में हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिले, ठीक है? मेजॉरिटिज़्म को फॉलो करा किसने? श्रीलंका ने। मेजॉरिटिज़्म, मेजॉरिटी का रूल हो कंट्री के अंदर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। कहाँ पर? श्रीलंका में 1980s के अंदर, जो कि 2009 में जाके एंड हुआ। फिर हमने देखा पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी होती है, इसके 2 रीज़न है, प्रूडेंशियल और मॉरल रीज़न्स। प्रूडेंशियल रीज़न्स क्या होते हैं, जिस पहला होता है पावर शेयरिंग ज़रूरी होती है क्योंकि सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। दूसरा, स्टेबिलिटी और पीस बनी रहती है। मॉरल रीज़न्स, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी को बनाए रखता है और इक्वल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है हमें, ठीक है? डेमोक्रेसी में। फिर हमने बात करी थी 4 टाइप्स की पावर शेयरिंग की, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, और पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स के बीच में। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट सेम लेवल पे होती है, बस उनके काम अलग होते हैं, ठीक है? वर्टिकल पावर शेयरिंग में क्या होता है, 3 लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है? टॉप पे सेंटर रहती है, फिर उससे सेकंड लेवल पे होती है स्टेट, और थर्ड लेवल पे सबसे लोअर लेवल पे होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आ जाते हैं म्युनिसिपैलिटीज़ और पंचायत। पंचायत गाँव के एरिया में रहती है और म्युनिसिपैलिटीज़ जो होती हैं शहर वाले अर्बन एरियाज़ में रहती हैं। अर्बन यानी अमीर तो शहरी इलाका। फिर हमने देखा सोशल ग्रुप्स के बीच में, ठीक है? सोशल ग्रुप्स में कैसे पावर को शेयर किया जाता है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में, और लास्ट में हमने देखा पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप्स भी कैसे करते हैं, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टी अगर सही से काम नहीं कर रही, तो उनको रिप्लेस कर सकते हैं हम, जिससे पावर शेयर होती है, ठीक है? एक पार्टी की दूसरी आ गई, और अगर कोalition गवर्नमेंट बना ली, तो 2 या उससे ज़्यादा पार्टीज़ आपस में पावर को शेयर करेंगी।
फिर हमने बात करी थी प्रेशर ग्रुप्स की, जो सरकार की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से सरकार को कभी-कभी अपनी पॉलिसी या कानून जो भी उन्होंने बनाया उसमें कोई चेंजेस करना पड़ते हैं या उसको वापस लेना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो ये था पूरा। और वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हो ये पूरे पीवाईक्यूज़ हैं आपकी पावर शेयरिंग से रिलेटेड। मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2026, 2025 और 2024 की आप पीवाईक्यूज़ करो पहले, फिर टाइम मिले तो बाद में दूसरे करना, ठीक है? पहले 2026, 2025, 2024 की पीवाईक्यूज़ करना, इसके प्रिंट आउट निकलवा के रख लेना। अगर आपको पीवाईक्यूज़ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लें, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं पीवाईक्यूज़ सभी सब्जेक्ट्स के। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, ठीक है? हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1। इंग्लिश के भी लेक्चर चल रहा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव है अक्टूबर से पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ, यानी अक्टूबर खत्म होने से पहले मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ 31 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद अपन सैंपल पेपर्स, पीवाईक्यूज़ और जो भी मेन स्ट्रेटजी होती है, आंसर राइटिंग, ये सब की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे। आप मान के चलना आपके जो बोर्ड एग्जाम के पेपर्स हैं क्लास 10-12 के, वो फरवरी में ही स्टार्ट हो जाएंगे, फेब से स्टार्ट हो जाएंगे, ये मान के चलो आप, ओके? क्योंकि अब जो बोर्ड एग्जाम है पिछले 2 साल से फेब में ही स्टार्ट हो गए, इस साल तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो गए थे, 10 फेब से स्टार्ट हो गए थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।